सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो थोड़ा पतला है, ठीक है। तो पहले फूड कहां से जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो इनसाइड पोर्शन है, जो अंदरूनी पार्ट है जो नहीं दिखता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो हार्ड कोटिंग है, इसको क्या बोलते हैं, इनामल। इस फूड से और इस साइड क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो रेड कलर में हम लोग ये ब्लड वेसल्स दिखा देते हैं। इस साइड क्या है, ब्लड वेसल्स है। फिर ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसको ट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं, जैसे कि पेप्सिन इनएक्टिव। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और भी कुछ ऐड कर लेते हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 ICSE का है, एंड इसको मतलब जब आप 9 में ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और थोड़ा डिटेल्ड वे में ये चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि ये चैप्टर पहले भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है पर उतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ नए चीज़ों के बारे में भी पता लगेगा, डाइजेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो डाइजेशन है क्या। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये पाने के लिए, ठीक है, फूड से इन सभी न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए फूड का डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइजेशन यानी कि जब फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए फूड का, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये सिंपल सब्सटेंसेस को ना बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर पाएगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। जब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब बॉडी उसको क्या करेगी, इजीली अब्सॉर्ब कर पाएगी। तो इसी ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। तो ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि डाइजेशन है क्या, ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है जिसमें फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Naturally occurring food into soluble, diffusible form that can be absorbed through the cell membrane into the blood। यानी कि हर एक जो सेल है, जैसे कि जो फूड अब्जॉर्प्शन होता है वो हम लोग आगे जाके इसमें पढ़ेंगे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द फूड, ठीक है। तो अब उसको अब्सॉर्ब करने के लिए वो सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में होने चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये ब्रेक डाउन होगा, तभी ये कन्वर्जन हो पाएगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज फूड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक हमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तब तक हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर पाएगी बॉडी, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जब फूड सिंपल फॉर्म में होगा, फूड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अ मोर सिंपलर फॉर्म, ठीक है। मोर सिंपलर नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सिंपल फॉर्म, ठीक है। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक है एलिमेंटरी कैनल और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंटरी कैनल वो रास्ता है, एलिमेंटरी कैनल क्या होता है, एक रास्ता है, एक पाथ है, ठीक है, जहां से फूड होकर के जाएगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, फूड की जर्नी माउथ से ही चालू हो जाती है, एंड एंड्स एट द एनस। एनस क्या है, वो ओपनिंग जिससे हम लोग डेफिकेट करते हैं, वेस्ट पास करते हैं, सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है उसी ओपनिंग से, ठीक है। अ मस्क्यूलर ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर्स लॉन्ग, ये 9 मीटर जितनी लंबी होती है, स्टार्टिंग एट द माउथ एंड एंडिंग एट द एनस। तो एनस वो ओपनिंग है जिससे बॉडी सॉलिड वेस्ट बाहर निकालती है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनल बोलते हैं। अब इसी रास्ते में कई ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गन्स के बिना फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स को बोला गया है बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम को क्या बोला गया है, बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है,
कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर दे। एक ऐसा सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे या उसकी स्पीड डिक्रीज कर दे, पर वो खुद ना बदले, उसमें खुद में बदलाव ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग सेल्स जो कैटलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके अंदर का केमिकल रिएक्शन फटाक से हो पाए, तो उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये है क्या, एंजाइम्स है। एंजाइम्स के बिना ये केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। हमारे हर एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तभी हर एक सेल को क्या है, एनर्जी मिलती है। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन होगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि ये केमिकल रिएक्शंस जल्दी हो पाएं। जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर क्या आता है, लिवर। लिवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रियास भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब एंजाइम्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या इन शॉर्ट अगर इसको बोला जाए तो बायो कैटलिस्ट। ठीक है, अब एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या है, दे आर प्रोटीन सब्सटेंसेस। ठीक है, दे आर बेसिकली प्रोटीन दैट प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर डिस्ट्रॉयड बाय हाई हीट। अगर एक्सेस टेम्परेचर में एंजाइम्स को डाला जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरा खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब उसका जो पेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म्स द सेम एंड प्रोडक्ट। अगर कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए बना है कोई एक एंजाइम, तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट पे ही एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। वो किसी और पे कुछ नहीं करेगा, किसी और न्यूट्रिएंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, जिसके लिए बने हैं उसी पे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और हमेशा सेम एंड जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा। ठीक है, तो दे आर स्पेसिफिक। ईच एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हर एक एंजाइम का अपना एक टारगेट होता है जिसको वो डाइजेस्ट, जिसके साथ वो केमिकल रिएक्शन करेगा। जैसे अगर कोई एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए बना है तो वो उसी के साथ रहेगा। ठीक है, उसी पे मतलब उसी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा। अब कोई एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बना है तो वो उसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो रैंडमली, ऐसा नहीं कि कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, या प्रोटीन के जो ब्रेक डाउन का जो रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो एंजाइम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लाइक कैटलिस्ट दे आर नॉट कंज्यूम्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। तो कैटलिस्ट क्या है, इस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट चेंज नहीं होते हैं, खुद को चेंज नहीं करते हैं। तो जब कैटलिस्ट चेंज ही नहीं हुआ तो इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना, बार बार यूज हो सकता है। तो एंजाइम्स क्या है, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब दे एक्ट बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच। इनका एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिसपे ये काम कर सकता है। पीएच क्या होता है, बताता है कि कोई भी एनवायरनमेंट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 है तो मतलब वो एनवायरनमेंट ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर उसका पीएच 7 से कम है तो वो एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। और अगर उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है तो एक बेसिक एनवायरनमेंट है। तो हर एक एंजाइम को अपना एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट जिसका पीएच जो है एक फिक्स्ड पीएच लेवल होना चाहिए हर एक एंजाइम के लिए। ठीक है, अपना अपना एंजाइम के हिसाब से ही उसका पीएच लेवल होता है विदिन अ नैरो टेम्परेचर रेंज दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए वरना एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि जो परफेक्ट टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं। फिर माउथ, अब ये एक बार इस डायग्राम पे ध्यान दे लेते हैं। ये पूरा एलिमेंटरी कैनल का ये क्या है, ये पूरा बनाया गया है। यहाँ से एलिमेंटरी कैनल शुरू होता है, ये रास्ता है ईसोफेगस के थ्रू फूड स्टमक के थ्रू होके जाता है, फिर क्या है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फाइनली यहाँ से जो है वो फूड क्या है, एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम दी एनस। ठीक है, सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन जो थोड़ा पतला है। ठीक है, तो पहले फूड कहाँ से जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये पूरा रास्ता एंड बीच में देखो ये एलिमेंटरी कैनल तो है। अब साइड साइड में क्या है, यहाँ पे ऑर्गन्स है, ये लिवर है,
फिर यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फिर पैनक्रियस, ये है, ये जो लीफ जैसा ऑर्गन है ये क्या है, पैनक्रियस है। तो ये सब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो रास्ते में लगे हुए हैं एंड ये पूरा रास्ता है, एलिमेंट्री कैनल है, जैसे कि ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिर फाइनली एनस के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेगा, जो काम वाला पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रख लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा एंड ब्लड में डाल देगा, एंड जो वेस्ट पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या है, बॉडी से पास आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। अब माउथ फंक्शन क्या है, फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। तो माउथ में क्या होता है, हम लोग माउथ को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाना चबाने के लिए, है ना। और फिर सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है उससे फूड सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है, तभी वो गले से उतर पाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लिप्स हेल्प इन क्लोजिंग द माउथ, सकिंग, सिपिंग लिक्विड्स, स्पीकिंग, परसीविंग सेंसेशंस। तो लिप्स यही सब काम करने में हेल्प करते हैं। फिर टंग क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग फूड। मैनिपुलेटिंग फूड यानी कि क्या है, अगर आपको इस साइड से चबाना है तो फिर आप टंग को थोड़ा टंग मूवमेंट के मदद से क्या है फूड को इस साइड ले आते हो, इस साइड से चबाना है तो उसको इस साइड ले आते हो। फिर कभी कभार क्या है, माउथ में अगर कुछ खाना फंस गया है दांतों में तो वो टंग के मदद से क्या है क्लीन कर सकते हो, क्लीनिंग टीथ, ठीक है। फिर टेस्टिंग, टेस्ट बड्स होते हैं टंग में जो फूड को टेस्ट करने में काम आते हैं। फिर स्पीकिंग, तो टंग मैनिपुलेट करके हम लोग कुछ कुछ शब्द भी बोलते हैं, है ना। तो फिर टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग, मैनिपुलेटिंग फूड, टेस्टिंग एंड क्लीनिंग टीथ। अब फाइनली ये क्या है, टीथ, ठीक है, डेंटेशन। ह्यूमंस हैव हेट्रोडोंट डेंटेशन। हेट्रोडोंट डेंटेशन क्या होता है, टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। एक तरह के टीथ नहीं होते हैं, अलग अलग टीथ है, जैसे इंसाइजर्स है, कैनाइन्स है, मोलर्स है, प्री मोलर्स है। ऐसा नहीं है ना कि सभी टीथ जो है वो कैनाइन है या सभी टीथ इंसाइजर्स है, तो अलग अलग तरह के टीथ क्या है, अरेंज्ड है माउथ पे, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव हेट्रोडोंट डेंटेशन, ठीक है। ह्यूमंस हैव हेट्रोडोंट डेंटेशन एंड डाइफोडोंट डेंटेशन। तो दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं यहाँ पे, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट। डाइफोडोंट क्या होता है कि टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, पहले दूध वाले दांत आते हैं, ठीक है, जो टेम्पररी टीथ होते हैं, एंड उसके बाद एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ निकलते हैं जो इजीली नहीं गिरते, फिर वो ओल्ड एज में आकर ही गिरते हैं, ठीक है। तो हमारे पूरे लाइफ टाइम में क्या टू सेट्स ऑफ टीथ हमें मिलते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, डाइफोडोंट डेंटेशन है। अब सेट्स ऑफ टीथ में आता है मिल्क टीथ। सबसे पहले द फर्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ 20 टीथ मिलते हैं फर्स्ट सेट में। परमानेंट टीथ क्या है, सेकंड सेट जो टीथ होता है उसमें टोटल हमें मिलते हैं 32 टीथ इन अ नॉर्मल अडल्ट। अब टाइप्स क्या है हर एक टीथ के, सबसे पहले है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स पूरे मुंह में टोटल मिला के कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 पर जॉ, मतलब हर एक जॉ में कितने इंसाइजर्स होंगे, 4 होंगे, ठीक है। और चिजल शेप्ड विथ शार्प एजेस, मतलब बहुत ही नोकीले होंगे, जैसे शेर वगैरह ये सब के जो इंसाइजर्स होते हैं ना, अच्छा उनमें कैनाइन्स एकदम पॉइंटेड होता है, इंसाइजर्स नहीं। इंसाइजर्स फ्रंट में होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। वो गलत है, वो कैनाइन्स होंगे, ठीक है। जो शेर वगैरह में जो एकदम पॉइंटेड होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। तो इंसाइजर्स कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। फिर क्या आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स 4 होते हैं, 2 पर जॉ, मतलब 2 इधर 2 नीचे, ठीक है। फिर इसका काम क्या है, ये दिखते कैसे हैं, कॉनिकल एंड शार्पली पॉइंटेड। ये टियरिंग करने में मदद करते हैं, जैसे फूड को टियर करने में काम आते हैं। अब जो कार्निवोर्स होते हैं उनको तो फ्लैश को टियर करना पड़ता है, इसलिए दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड मोर पॉइंटेड कैनाइन्स, ठीक है। तो इंसाइजर्स हो गया, कैनाइन्स हो गया। तो इंसाइजर्स किस लिए काम आते हैं, बाइटिंग के लिए, एंड कैनाइन्स मेनली किसके लिए आते हैं, टियरिंग फूड, ठीक है। अब प्री मोलर्स क्या है, 8 होते हैं, ये भी 4 पर जॉ। जैसे यहाँ पे क्या है, पूरा डायग्राम दिया गया है, ये ऐसा प्री मोलर ऐसा दिखता है, मोलर इससे और थोड़ा चौड़ा होता है, ये है इंसाइजर, ये क्या है कैनाइन, कैनाइन थोड़ा और क्या है पॉइंटेड है, ठीक है। तो डायग्राम वाइज यहाँ पे सब दिया गया है। अब प्री मोलर्स क्या है, 8 पर जॉ, दे हैव 2 कस्प, बाइकस्पिड होते हैं ये, एंड दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। तो जो फूड है उसको पूरा ग्राइंड करने के लिए, उसको पूरा क्रश करने के लिए। फिर मोलर्स, मोलर्स आर 12 पर जॉ, मतलब 12, ठीक है, 6 पर जॉ। एक जॉ में कितना होगा, 6, ठीक है, अपर में भी 6 एंड लोअर में भी 6, तो टोटल मिला के कितने मोलर्स होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं। अब लार्ज सरफेस एरिया, ये और ज्यादा चौड़े होते हैं एज कंपेयर टू प्री मोलर्स, ठीक है। दे आर प्रिंसिपल ग्राइंडर्स, मेन ग्राइंडर्स कौन है, मेन क्रशर्स कौन है, प्री मोलर्स, सॉरी मोलर्स है। प्री मोलर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में, बट सबसे मेन फंक्शन किसका है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का, मोलर्स का है,
ठीक है। यहाँ पे एक जॉ दिया गया है, या तो लोअर या तो अपर, ठीक है। यहाँ पे एक जॉ है, तो सामने वाले ये जो है, ठीक है, ये जो दो दिख रहे हैं ये क्या है, इंसाइजर्स है, ठीक है, ये इंसाइजर्स है, कैनाइन्स है ये फ्रंट के जो 4 टीथ है ये जो है, ठीक है, ये क्या है, इंसाइजर्स है, ठीक है। अब ये साइड के जो दो हैं ये क्या है, कैनाइन्स है, ठीक है, ये जो साइड के जो दो है ये क्या है, कैनाइन्स है। फिर प्रीमोलर्स क्या है, ये दो प्रीमोलर्स है, इधर भी और इस साइड भी। तो 4 पर जॉ है ना, तो 4 होने चाहिए एक जॉ में, तो प्रीमोलर्स क्या है, 4 है, 2 इस साइड है 2 इस साइड है। एंड जो मोलर्स है, जो मेन क्रशर और ग्राइंडर है, ठीक है, वो क्या है, 6 है। तो पर जॉ में 6 होने चाहिए, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो वापस से देख लेते हैं, जो फ्रंट के जो 4 है जो बाइटिंग में काम आते हैं वो है इंसाइजर, ये जो 4 है, ठीक है। फिर साइड में एक ये और एक ये क्या है, कैनाइन है। अब ये जो दो सेट है ये क्या है, मोलर्स, मतलब हर एक साइड में दो दो होंगे, और ये प्री मोलर्स है, हर एक साइड में क्या है, 3 होंगे। ये प्री मोलर्स है एंड ये मोलर्स है, मैं बार बार उल्टा बोल दे रही हूँ इसको, ठीक है। सामने वाले क्या है, प्री मोलर्स है जो पहले हैं, एंड ये लास्ट वाले क्या है, मोलर्स है, विच आर द प्रिंसिपल क्रशर्स एंड ग्राइंडर्स। क्लियर है? तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब विजडम टूथ क्या होता है, जो 17 से 20 साल की उम्र में आता है, ठीक है। बहुत लोग इसको हटवा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल होता है जब आता है। तो द लास्ट मोलर ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ विच टिपिकली अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 20। तो 17 से 20 साल की उम्र में ये जो मोलर ही होता है एक तरह का, ठीक है, ये निकलता है 17 से 20 साल की उम्र में। तो बहुत लोगों के केस में क्या है, ये हटवा लेते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि बहुत दर्द होता है। अब डेंटल फॉर्मूला क्या है, द डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ इन 1/2 ऑफ ईच जॉ, दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो फिर कितने तरह के जो दांत है, ठीक है, मेनली कितना कैटेगरी है, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, तो वो कितने होंगे हर एक जॉ में। एक जॉ में ये दांत जो हैं अलग अलग तरह के, वो कितने होंगे, इंसाइजर कितने होंगे, कैनाइन्स कितने होंगे, प्रीमोलर्स कितने होंगे, मोलर्स कितने होंगे, तो वो एक डेंटल फॉर्मूला डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ह्यूमन चाइल्ड दैट इज अप टू 2 ईयर्स, ये फॉर्मूला क्या है, 2, 1, 2, 0। तो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ठीक है। तो कुल मिला के 20 दांत हो गए ना। ये क्या है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ठीक है। तो ये एक साइड का है, ठीक है। ये एक साइड में कितने होंगे, 2 इंसाइजर्स, मतलब कि अगर एक साइड का देखा जाए तो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। ये एक साइड है, ये क्या है, दूसरा साइड है। तो एक जॉ में एक साइड में कितने दांत होंगे, तो यहां पे आपको कितने इंसाइजर दिख रहे हैं, 2 इंसाइजर दिख रहे हैं, है ना। तो इंसाइजर 2 होंगे। ये हम लोग 2 साल के बच्चों तक के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इंसाइजर होंगे, फिर एक कैनाइन होगा, ठीक है, तो एक कैनाइन। फिर क्या है, 2 मोलर्स होंगे, ठीक है, 2 मोलर्स होंगे। एंड यहाँ पे प्री मोलर्स अभी तक क्या है, निकले नहीं है, ठीक है, तो 0 प्री मोलर्स होंगे, ठीक है। फिर उल्टा बोल दिया मैंने, 2 प्री मोलर्स होंगे और यहाँ पे 0 मोलर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो था एक साइड का। अब दूसरे साइड में भी सेम क्या है, दूसरे साइड में भी सेम क्या होगा, 2, 1, फिर 2 एंड फिर ये मोलर्स अभी तक आए नहीं है। तो इस साइड में मिला के क्या हो जाएगा और इस साइड में मिला के क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग देख लेंगे, ऊपर 5 दांत हुए, है ना, नीचे भी 5 दांत हुए, ठीक है। तो दोनों मिला करके कितना हो गया, 10। एक जॉ में कितने टीथ हुए, 10, ठीक है। तो अपर जॉ में भी 10 होंगे, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो इसको एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंसाइजर 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स क्या है, 0 है। कौन से साइड में, कोई भी एक साइड में, या तो ये या तो ये। अभी हम लोग खाली एक जॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे क्या है, अब दूसरे साइड में भी क्या है, वैसे ही होगा ना, 2, 1, 2, 0। तो इसमें भी कुल मिला के 5 है, इसमें भी कुल मिला के क्या है, 5 है। 5 + 5 10 इन 1 जॉ, या तो अपर या तो लोअर। तो
अगर अपर जॉ में लेट्स से 10 है तो लोअर जॉ में भी क्या होगा 10 होगा, तो 10 + 10 टोटल नंबर ऑफ टीथ मिला के कितना है 20 है। फिर ह्यूमन एडोलेसेंट जब टीनेज में है, टीनेज में जो है तब क्या होगा 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 2 मोलर्स। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है। 7 + 7 कितना हो गया 14, मतलब एक जॉ में 14 है, दूसरे जॉ में भी 14 होगा। 14 + 14 क्या है 28। तो टीनेज में कितना होगा 28 टीथ। एंड फिर लास्ट जब अडल्ट में, मतलब अडल्ट हो जाता है कोई भी इंसान, तब उसके केस में 32 टीथ आ जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, जो विजडम टूथ के बारे में हमने बात किया था ना, तो वो लास्ट में आता है एकदम, जो एक मोलर है वो लास्ट में आता है 17 to 20 के एज के बीच में। तो ऊपर कितना है 8 है, नीचे कितना है 8 है। 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 है ना, 1 जॉ में। तो दोनों जॉ मिला के कितना हो जाएगा 16 + 16 हो जाएगा 32। ठीक है, इट इंक्लूड्स द विजडम टूथ एज वेल। यहाँ पे दिया गया है इट इंक्लूड्स द विजडम टीथ ऑल्सो। तो यही था डेंटल फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे एक टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में। एक टूथ जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन। सबसे पहले क्या है क्राउन, जो एक्सपोज्ड पार्ट है। ठीक है, जो ये गम्स के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्राउन। ये दिखता है, जो दांत दिखते हैं, तो वो जो रीजन है वो क्या है, उसको क्राउन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है रूट, जो इनसाइड पोर्शन है, जो अंदरूनी पार्ट है जो नहीं दिखता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे रूट बोलेंगे। द एम्बेडेड, इट इज एम्बेडेड इन द जॉ एंड द नेक। अब नेक क्या होता है, जो क्राउन और रूट को जोड़ने का काम करता है। ये एक ट्रांजिशनल एरिया है। ठीक है, एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, यानी कि एक नैरो रीजन है, जो क्राउन यानी कि एक्सपोज्ड पार्ट और रूट उसको जोड़ने का काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं नेक। इट इज अ कंस्ट्रिक्शन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट। अब एक एक करके पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इनामल, जो बाहर का जो व्हाइट पार्ट है ना, जिसकी वजह से टीथ को व्हाइट कलर मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनामल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी विच कवर्स द क्राउन। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। फिर उसके अंदर भी क्या है, एक येलो लेयर होती है इनामल के जस्ट अंदर, उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, यहाँ पे और क्लियरली दिख रहा होगा, ये आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो हार्ड कोटिंग है, इसको क्या बोलते हैं इनामल। इसके अंदर स्लाइट येलोइश कलर का लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो टूथ का होता है वो डेंटाइन की वजह से होता है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ, हार्डर देन बोन बट कंटेन्स माइन्यूट कैनल्स। ठीक है, तो ये जो डेंटाइन होता है ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है, पर इसके बीच में कुछ कुछ जो कैनल्स होते हैं, थोड़े थोड़े होल्स होते हैं। ठीक है, अब पल्प क्या है, जो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं पल्प बोलते हैं। इट इज फिल्ड विद ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज एंटर करते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं, एंड नर्व फाइबर्स ऑल्सो। द सेंट्रल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग द ब्लड कैपिलरीज एंड द नर्व फाइबर। अब सीमेंट क्या होता है, अ बोन लाइक स्ट्रक्चर दैट फिक्सेस द रूट इन पोजिशन विद इन द जॉ बोन। तो सीमेंट यहाँ पे ये जो है ये क्या है सीमेंट। ठीक है, तो इसका काम क्या है, रूट वाला जो रीजन है ना उसको जॉ बोन में एकदम फिट करना, ताकि जो दांत है वो इजीली बाहर निकल ना जाए। ठीक है, तो सीमेंट क्या करता है, दांत को अपने जगह पे एकदम फिक्स करके रखता है। अब सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। एक है पैरोटिड ग्लैंड, फिर दूसरा है सबमैंडिबुलर, और तीसरा क्या है सबलिंगुअल। ठीक है, तो लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ ईच ईयर, मतलब ईयर के बीनीथ बोला गया ना, तो हल्का नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फिर सब मैंडिबुलर लोकेटेड इन द इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ है टंग के नीचे, तो वो क्या है सब मैंडिबुलर। फिर सबलिंगुअल क्या है, लोकेटेड बिलो द टंग। अच्छा, सबलिंगुअल लोकेटेड बिलो द टंग है, सब मैंडिबुलर क्या है लोअर जॉ में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स है जो माउथ में लोकेटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा में क्या होगा, सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होगा जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है माउथ में ही, जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, जो कार्ब्स वाला पार्ट है। तभी हम लोग जो चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, अगर हम लोग उसको ज्यादा देर तक च्यू करेंगे ना, तो जो लास्ट में हल्का सा स्वीट टेस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि
जो चावल है, जो आलू है, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो हम लोग जब उसको खाएंगे तो कार्ब्स क्या है, शुगर में मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्लाइटली क्या है, स्वीट टेस्ट आएगा। इसलिए बोला जाता है कि च्यू करके खाना चाहिए, ताकि जो फूड का जो पार्शियल डाइजेशन है वो हो जाए माउथ में, एंड फिर जो स्टमक का काम है वो थोड़ा सा कम हो। स्टमक का भी तो इतना ज्यादा लोड होता है फूड को डाइजेस्ट करने का, तो वो जो लोड है वो कम हो जाएगा अगर हम लोग प्रॉपरली च्यू करके खाएंगे फूड को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले ह्यूमंस प्रोड्यूस अबाउट 1000 to 1500 मिलीलीटर पर डे। फिर स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि इसका पीएच क्या है, 7 से कम है, स्लाइटली कम है, 6.8 है, तो ये क्या है, एसिडिक होता है नेचर में। अब इट कंटेन्स 99% ऑफ वाटर ओनली, सॉल्ट्स, म्यूकस एंड द एंजाइम्स सैलिवरी अमाइलेज, जिसको पेटियालिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, मॉइस्टन्स द माउथ एंड फूड टू हेल्प इन स्वॉलोइंग एंड स्पीकिंग। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा गीला कर देता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर देता है, ताकि वो इजीली क्या है, हमारे गले से उतर सके, और बोलने में भी मदद करता है। जब आपका मुंह पूरा सूखा होता है तब बोलने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है, पर माउथ जब प्रॉपरली मॉइस्ट रहता है तो इजीली बोल पाते हैं। फिर ये क्या है, पेटियालिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर का ही फॉर्म है, डाइसैचराइड है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को यानी कि कार्ब्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक तरह का शुगर ही है, डाइसैचराइड ही है, जिसके वजह से स्वीट टेस्ट आता है, ठीक है। डिसॉल्व फूड पार्टिकल्स टू स्टिमुलेट टेस्ट बड्स। तो जो फूड पार्टिकल्स, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो ये उसको क्या है, और सलाइवा के साथ जब खाना मिक्स होता है तो वो एकदम सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, मतलब और ज्यादा इजीली अब्सॉर्ब हो सकता है वो बॉडी में, ठीक है। और ये टेस्ट बड्स को भी स्टिमुलेट करता है, ताकि टेस्ट बड्स टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए कि मीठा है खाना, तीखा है, क्या है। फिर क्लीन्स द माउथ एंड डिस्ट्रॉयज द जर्म टू प्रिवेंट टूथ डीके। तो हमारे माउथ में सलाइवा क्यों प्रोड्यूस होता रहता है, क्योंकि सलाइवा इज एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, ये बैड बैक्टीरिया को बिल्डअप नहीं होने देगा माउथ में, तो ये रिलीज होते रहता है। फिर हेल्प्स फूड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ मास कॉल्ड बोलस। तो फूड जो है उसको एक तरह इकट्ठा करता है, ठीक है, एक बॉल बना लेता है जिसको बोलते हैं बोलस। सारे फूड पार्टिकल्स को चिपका लेता है, स्टिक टुगेदर, ताकि वो एक बॉल बन सके, एंड फिर वो एक ही साथ क्या है, फूड पाइप के थ्रू पेट में जा सके। फिर ड्राइनेस इन माउथ इंडिकेट्स नीड ऑफ वाटर। जब भी मुंह सूख जाता है, ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमें पानी पीने की जरूरत है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है कि अगर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि पानी पियो, विच इज अ गुड थिंग, है ना। अब एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक स्मॉल फ्लैप है। जब भी हम लोग खाना स्वॉलो करते हैं, फूड को स्वॉलो करते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप के रास्ते को क्या है, बंद कर देता है। क्यों विंड पाइप का रास्ता बंद होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर हम लोग फूड स्वॉलो कर रहे हैं और फूड पाइप के जाने के जगह विंड पाइप में चला जाए, तो फिर मतलब अटक जाता है ना खाना, और फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो तुरंत गलती से भी अगर खाना विंड पाइप में चल जाता है तो वो पूरा क्या है, कफ आउट हो जाता है, मतलब बॉडी उसको कफ करके बाहर निकाल देती है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है, ताकि हम लोग चोक करके मर ना जाए, ठीक है। इट इज अ स्मॉल फ्लैप ऑफ कार्टिलेज located at the base of the tongue. During swallowing of food, it covers the opening of the windpipe, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, so that food goes down the esophagus rather than the windpipe. तो फूड को कहाँ से जाना है, ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप के थ्रू जाना है, कहाँ पे, स्टमक में। पर अगर फूड विंड पाइप में चला जाए तो चोक कर जाएंगे हम लोग। तो विंड पाइप बंद हो जाना चाहिए। उसको बंद करने का काम किसका है, एपिग्लॉटिस का काम है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का काम है विंड पाइप को बंद कर देना जब हम लोग फूड स्वॉलो कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि बात करते करते नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम लोग फूड स्वॉलो भी नहीं कर रहे हैं और खाना अपने आप ही चला जाए विंड पाइप में, है ना, गलती से ही स्लिप हो जाए, फिर अचानक से खांसने लग जाते हैं लोग, क्योंकि खाना कहाँ चला जाता है, कभी कभार थोड़ा सा ही एकदम विंड पाइप में, उतने में ही कफ करने लग जाते हैं एकदम विग्रेसली। फिर क्या है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, एक वेव जैसा मोशन होता है। जब भी आप फूड स्वॉलो करोगे ना, तो ऐसे यहाँ पे वेव जैसा जाएगा जो फूड को नीचे पुश करेगा ताकि वो स्टमक में जा सके। अब ये सिर्फ फूड पाइप में ही नहीं होता है, ये इंटेस्टाइन में भी होता है। ये जो कॉइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था ना, इंटेस्टाइन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस होता है, ताकि फूड अल्टीमेटली पुश हो करके फाइनली यहाँ से बाहर निकल सके, ठीक है। तो फूड को मूवमेंट कराने के लिए भी पेरिस्टाल्सिस क्या है, यूज होता है।
इट इज अ सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। इनवॉलंटरी क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने खाना खा लिया तो वो आपके मतलब विल पे डिपेंड नहीं करता कि आप अभी फूड डाइजेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। खाना खा लिया मतलब फिर वो पूरा प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू फूड डाइजेस्ट होगा ही होगा, उस पर आपका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, कोई विल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये होके ही रहेगा। That moves food through the digestive tract. It is caused by the circular muscles of the gut. तो जो गट है, ठीक है, जो इंटेस्टिनल रीजन है, तो वहां पे भी ये क्या होता है, पेरिस्टॉल्सिस होता है, जिससे क्या है, फूड आगे पुश किया जाता है। अब ईसोफेगस, अ ट्यूब दैट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। तो थ्रोट से लेकर के स्टमक में फूड पहुंचाने का काम किसका है? ईसोफेगस का, जिसको सिंपल भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं। इट सर्व्स एज अ पैसेज, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका काम कोई एंजाइम प्रोड्यूस करना नहीं है, ना ही डाइजेशन करना है, ये बस ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। खाने को थ्रोट से कहाँ तक पहुंचाता है? स्टमक तक पहुंचाता है, इसका बस इतना ही काम है। Moves food via peristalsis, that is a wave of muscular contraction, relaxation that pushes the food bolus downward. Passes through the diaphragm close to the backbone. अब स्टमक, स्टमक क्या है? एक इलास्टिक बैग है लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम ये है क्या? जो लंग्स और जो एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है, एक शीट जैसा होता है, उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टमक क्या है? डायफ्राम के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है, इस शीट के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। इट इज एन इलास्टिक बैग जो स्ट्रेचेबल है। नाउ इट कैन होल्ड 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड। हाईली मस्कुलर वॉल्स चर्न फूड। जो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, जो फूड को चर्न करती हैं, पूरा पीस देती हैं, ठीक है, एकदम मिक्स कर देती हैं, टू मिक्स इट थरली विद द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है? स्टमक ही खुद प्रोड्यूस करता है। तो गैस्ट्रिक जूस पूरे फूड में मिक्स हो जाना चाहिए फॉर बेटर डाइजेशन, ठीक है। तो मिक्स करेगा कौन? मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक। अब स्पिंटर्स क्या होते हैं? दीज आर लाइक वाल्व्स। स्पिंटर्स क्या होते हैं? जैसे कि स्पिंटर हमारे मतलब जो यूरेथ्रा होती है, जिसके थ्रू यूरिन पास होता है, या जो एनस है जिसके थ्रू सॉलिड वेस्ट हम लोग बाहर निकालते हैं बॉडी के, तो वहां पे स्पिंटर लगा रहता है, ताकि जब भी ब्रेन से सिग्नल आएगा कि यहाँ पे हम लोग वेस्ट पास कर सकते हैं, तो फिर तभी वो स्पिंटर खुलेगा और तभी हम लोग वेस्ट पास करेंगे। वरना अगर स्पिंटर नहीं होता तो फिर जगह जगह लोग वेस्ट मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, ठीक है। तो जगह जगह वेस्ट निकलते रहते, कोई कंट्रोल ही नहीं होता, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जब जब वेस्ट निकलता रहता, तो स्पिंटर इज अ वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर। अब क्या है? कार्डियक स्पिंटर लोकेटेड एट द फ्रंट एंड टू प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। फूड वापस ईसोफेगस में ना जाए, ठीक है, फूड वापस ईसोफेगस में ना जाए। तो ये ईसोफेगस के एकदम एंड में लगा रहता है, ताकि एक बार अगर फूड स्टमक में आ गया है, ठीक है, तो वो वापस से ईसोफेगस में ना जाए, वरना बहुत केसेस में फिर उल्टी भी होने लग जाती है। फिर पाइलोरस क्या होता है? पाइलोरिक स्प्लिंटर लोकेटेड एट द ओपनिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कीप्स फूड इन द स्टमक अंटिल इट इज थॉरली चर्न्ड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, डायग्राम से बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब स्टमक से जब फूड, अब स्टमक में जब बहुत ज्यादा एक्सेस फूड है, तो हो सकता है ना कि फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी ना हो और सीधा कहाँ चला जाए? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है फूड और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, तो ऐसा ना हो, इसलिए स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पाइलोरिक स्पिंटर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, जो बंद करके रखता है इस रास्ते को। कब तक? जब तक फूड प्रॉपर्ली पूरा डाइजेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये दो स्पिंटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं फूड के मूवमेंट को, बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वापस फूड ना चला जाए जहां से आया है। अब क्या है? सिक्रीशन ऑफ द स्टमक। अब स्टमक क्या क्या प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड? सबसे पहले है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक लिक्विड, ठीक है, कंटेनिंग वाटर, सॉल्ट एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। HCl के वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने में मान लो कि कोई जर्म्स वगैरह एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो HCl क्या करेगा? उस फूड में से जो भी जर्म्स वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो हमारे बॉडी को क्या है? प्रोटेक्ट करता है। एंड द एंजाइम पेप्सिन, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है एंड पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन इज एन एंजाइम। अब फंक्शंस ऑफ HCl क्या है? जर्म्स को मारना, और दूसरा क्या है? पेप्सिन को जगाना कि भाई अपना काम कर, ठीक है। पेप्सिन को जगाता कौन है? एक्टिवेट कौन करता है? HCl एक्टिवेट करता है कि अपना काम करने के लिए। नाउ अगर HCl ना हो तो फिर पेप्सिन भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम HCl ही करेगा। अब केमिकल डाइजेशन, पेप्सिन क्या करता है? सिक्रीटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजेन।
तो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजेन। अब इस इनएक्टिव फॉर्म को, पेप्सिनोजेन को, पेप्सिन कौन बनाएगा? HCl बनाएगा। ठीक है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन बनाएगा? एक्टिव कौन बनाएगा? HCl बनाएगा। तो HCl कन्वर्ट्स इट इनटू एक्टिव पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो ध्यान से इसको आपको एक बार वापस से गो थ्रू करना है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देगा। इसका ये फंक्शन होता है। और पेप्सिन भी पहले से पेप्सिन नहीं होता है, पेप्सिन पहले क्या होता है? पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव है। उसको एक्टिव कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्टिव करेगा। अब प्रोरेनिन, व्हाट इज प्रोरेनिन? ये भी अपने इनएक्टिव स्टेज में ही सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, सिक्रीटेड एज इनएक्टिव नाउ कन्वर्टेड बाय HCl टू रेनिन। तो प्रोरेनिन सोया हुआ है, HCl उसको क्या कर देगा? रेनिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रो को हटा देगा कि भाई अब हो जा, ठीक है, उड़ जा, काम करना है नाउ। तो HCl क्या करेगा? प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। अब रेनिन क्या करता है? मिल्क को डाइजेस्ट करता है। इट कर्डल्स मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन क्या है? केसिन, ठीक है, इनटू पैराकेसिन। तो इसका काम क्या है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। मिल्क प्रोटीन क्या है? केसिन, और उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलेगा, और जो रेनिन है वो केसिन को पैराकेसिन में बदलेगा। अब काइम क्या है? जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जो प्रॉपर्ली एकदम चर्न हो चुका है स्टमक में। ठीक है, द पल्प लाइक फॉर्म फूड टेक्स आफ्टर 3 hours ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। तो 3 घंटे बाद जो पल्प जैसा पोर्शन बन जाता है स्टमक में, ठीक है, फूड एकदम थॉरली पूरा पिस चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब ये काइम किस में ट्रांसफर किया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7 meters लॉन्ग एंड 2.5 centimeter वाइड। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब रीजन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है ड्यूडेनम, फिर क्या है? जेजुनम, एंड लास्ट वाला क्या है? इलियम। अब ड्यूडेनम जो है इट इज अ शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट है, तो ये स्टमक के पास में ही होगा, क्योंकि स्टमक के जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पहला पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम है। द कॉमन बाइल डक्ट ओपन हियर्स। ठीक है, तो जो बाइल डक्ट होती है वो ड्यूडेनम में आती है। अब डायग्राम इसके लिए तो देखना पड़ेगा, पहले डायग्राम पे ध्यान देंगे, फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। यहां पे अगर दिख रहा होगा आपको, यहां पे जो कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं और बेटर समझ में आएगा। ये जो पार्ट है ना, ये इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन जरूर है, पर ये कंटिन्यूअस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम है, जो बाइल डक्ट होती है, वो इधर से आकर के इसी में ओपन हो जाती है, इसी के साथ मिलती है। ठीक है, कॉमन जो बाइल डक्ट है ये लिवर के थ्रू आ रही है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के थ्रू। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये इधर से आकर के किस में मिल जाएगी? फाइनली ड्यूडेनम में मिल जाएगी। ठीक है, तो बाइल डक्ट इसी में आकर के मीट होती है, इसी पार्ट में, ड्यूडेनम में आकर के। नेक्स्ट क्या था? जेजुनम। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? जेजुनम, द नेक्स्ट शॉर्ट रीजन अप्रोक्सीमेटली 2 meters यूजुअली एम्प्टी आफ्टर डेथ। तो जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो ये जो पार्ट होता है ये नियरली एम्प्टी होता है। अब इलियम क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। दिस इज द प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो मेन जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं? इलियम में। ठीक है, जो भी आधा बचा कुचा जो डाइजेशन होता है वो इलियम में होता है, और जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना होता है फूड से, काइम से, तो वो जो अब्जॉर्प्शन है वो भी क्या है? इलियम में होता है। ड्यूडेनम में बस क्या है? बाइल डक्ट ओपन होती है। ठीक है, अब अडेप्टेशंस फॉर अब्जॉर्प्शन। अब जो इलियम है ना वो खुद में काफी चेंजेस लाता है ताकि वो फूड को अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, ब्लड में पहुंचा पाए इन न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो फूड से जितना भी यूजफुल पोर्शन है, फूड से, ये फूड है, ठीक है, इससे जितना भी, ये काइम है, ठीक है, इससे जितना भी यूजफुल पोर्शन है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें से यूजफुल पोर्शन निकाल देंगे, ये यूजफुल पोर्शन है, तो बचेगा क्या? वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है ये कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में
जाएगा। ठीक है, तो जो काइम है, ठीक है, ये काइम है, इसमें से यूजफुल पार्ट अगर हम लोग निकाल देंगे तो बचेगा वेस्ट। यूजफुल पार्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स है अलग अलग, ठीक है, जो बॉडी अब्सॉर्ब करेगी। तो ये जो यूजफुल पार्ट इसमें से निकाल देंगे तो बचेगा वेस्ट, और ये वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब द इनर लाइनिंग ऑफ द इलियम हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो इलियम का जो इनर लाइनिंग है ना, उसके अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये लेट से इलियम का इनर लाइनिंग है, तो ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे ऐसे विली होंगे। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। ठीक है, अब विली इंक्रीज द सरफेस एरिया नियरली बाय 8 टाइम्स। यानी कि लेट से विली ना होता, ठीक है, अगर विली नहीं होता तो सेम लेयर को हम लोग फ्लैट लगा देते। ठीक है, लेट से आपको एक रूम में कारपेट बिछाना है, कितना आप कारपेट बिछा सकते हो? ठीक है, अब वो नहीं कि कारपेट सीधा ही होना चाहिए, आपको मैक्सिमम कारपेट बिछाते रहना है इतने से रूम में। तो एक जन ने क्या किया, बस एक लेयर लगाया, ठीक है, हो गया। दूसरे ने क्या किया, पूरा कारपेट को ऐसे पूरा ऐसे 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 करके पूरा इकट्ठा कर दिया, भर दिया। ठीक है, तो ज्यादा कारपेट किसने बिछाया? सेकंड वाले ने, क्योंकि बहुत सारे फोल्ड्स है ना, तो ज्यादा कारपेट फिट हो गया, है ना, ज्यादा कारपेट फिट हो गया। तो ये क्या है? विली है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इलियम में। इसकी वजह से भी क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा जो ब्लड वेसल्स है वो फिट हो पाते हैं, और फूड का जो अब्जॉर्प्शन है वो बेटर तरीके से होता है। दूसरा इसका क्या फायदा है, अगर ये पूरा स्मूथ होता तो फूड जल्दी से पास होके चला जाता और फूड का उतना अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। पर क्योंकि बहुत सारे रिजेस वगैरह ऐसे बने हुए हैं तो फूड रुक जाता है वहां पे, उसकी स्पीड कम हो जाती है, एंड वो काफी टाइम तक वहां पे टिकता है, इलियम में टिकता है, जिसकी वजह से फूड अब्जॉर्प्शन को एनफ टाइम मिलता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एकदम पूरे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दो फंक्शन है, पहला क्या है, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ज्यादा ब्लड वेसल्स फिट हो जाएंगे, ज्यादा कारपेट फिट हो जाएगा, यानी कि ज्यादा ब्लड वेसल्स फिट हो जाएंगे, बेटर अब्जॉर्प्शन होगा फूड का। दूसरा क्या है, फूड ज्यादा देर तक वहां पे टिकेगा, जल्दी से, स्मूथ है ना, अगर स्मूथ होता तो फिर जल्दी से फूड चला जाता, पर क्योंकि इतने सारे रिजेस वगैरह है तो फूड इसमें क्या है, अटक गया है, अब धीरे धीरे जा रहा है, तो बेटर अब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, न्यूट्रिएंट्स और अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये अडेप्टेशन है, विली बहुत ही यूजफुल है इसके लिए। अब सिंगल सेल एपिथेलियम ऑफ विली अलाउज फॉर रैपिड डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सिंगल सेल यानी कि क्या होता है, अगर हम लोग इसमें देखें, जो विली की जो वॉल होती है वो सिंगल सेल से बनती है, तो उसके आर पार चीजें बेटर तरीके से जा सकती है। लेट्स से मैं एक रैंडम डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ये विली है और ये जो है ये फूड है, इसमें क्या है, फूड ऐसे बीच बीच में अटक गया है। ठीक है, तो इस फूड से, और इस साइड क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो रेड कलर में हम लोग ये ब्लड वेसल्स दिखा देते हैं, इस साइड क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इस साइड ब्लड वेसल्स होंगे, क्लियर है। तो अब ये जो विली है ना, ये एकदम सिंगल सेल से बना है, मतलब इसके आर पार चीजें जा सकती हैं, तो इसमें से होगा क्या, न्यूट्रिएंट्स जो फूड में से डायरेक्टली, विली की लेयर इतनी पतली है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव चीजों को आर पार जाने देगी, तो न्यूट्रिएंट्स इसमें से डायरेक्टली निकल के ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे, और ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, यहाँ पे पूरे जो हर एक विली में क्या है, इट इज फिल्ड विथ ब्लड वेसल। ठीक है, तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स इसमें एंटर करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर ब्लड में एंटर कर जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे और हर एक बॉडी पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ब्लड ही तो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ना, हर एक सेल तक पहुंचाता है, तो ब्लड में कौन न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है, विली, है ना। इस फूड से न्यूट्रिएंट विली के थ्रू ब्लड वेसल में जा रहा है, ब्लड वेसल में ब्लड है, तो अब न्यूट्रिएंट्स किस में एंटर कर चुके हैं, ब्लड में एंटर कर चुके हैं। अब ब्लड क्या करेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचा देगा। तो ऐसे होती है ये सभी चीज। अब नेक्स्ट क्या है, ईच विलस कंटेन्स कैपिलरीज, जो कि अभी हमने जस्ट वो जो रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया था वो क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक है, टू अब्सॉर्ब शुगर, अमीनो एसिड्स, यही तो न्यूट्रिएंट्स है। एंड अ लैक्टियल, लैक्टियल भी होता है साथ ही साथ, जो मैंने वहां पे बनाया नहीं था, ब्लड कैपिलरीज तो थी वहां पे, साथ ही साथ लैक्टियल्स भी होते हैं विली में। लैक्टियल्स क्या करते हैं, फैट अब्सॉर्ब करते हैं, खाने में फैट भी हो सकता है, अगर आप कुछ बटर वगैरह या ऑयली कुछ खा रहे हो तो उसमें फैट भी हो सकता है ना, तो फिर
फूड से फैट को कौन अब्सॉर्ब करेगा? लैक्टियल्स अब्सॉर्ब करेंगे। और ब्लड वेसल्स क्या अब्सॉर्ब करेंगे? अमीनो एसिड्स वगैरह एंड शुगर वगैरह। द नैरो पैसेज अलाउज फूड टू मूव स्लोली फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्योंकि जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो फूड को ट्रैप कर लेते हैं, फूड की स्पीड को कम कर देते हैं, तो फूड आराम आराम से जाता है, जल्दी जल्दी नहीं जाता, वरना फिर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसे कौन कौन से सिक्रीशन रिलीज करता है जिससे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो पाते हैं। मोस्टली जो फूड है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या था? HCl एंड पेप्सिन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है? द ड्यूडेनम रिसीव्स टू मेन जूसेस, एक क्या है? बाइल, और दूसरा क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, while the ileum secretes its own intestinal juice। तो 3 जूसेस है, एक है बाइल, जो ड्यूडेनम में जो बाइल डक्ट आ रही थी, है ना, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे समवेयर इधर 3 पार्ट्स में, तो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट आ जाती है, तो बाइल डक्ट क्या लेकर के आती है अपने साथ? बाइल जूस। ठीक है, और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस भी आता है ड्यूडेनम में। और इलियम जो है, जो लास्ट वाला पार्ट है, ड्यूडेनम फर्स्ट वाला पार्ट है, इलियम क्या है? लास्ट वाला जो पार्ट है वो खुद का एक इंटेस्टिनल जूस रिलीज करता है। ठीक है, तो 3 जूसेस है, तो ड्यूडेनम में क्या क्या आएगा? बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, वेराज इलियम में क्या आएगा? उसका खुद का जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो बाइल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? लिवर में, और स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से ही वो बाइल डक्ट आती है, ट्रांसपोर्टेड वाया द हेपाटिक डक्ट जॉइंड बाय द सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। तो हेपाटिक डक्ट निकलता है, सिस्टिक डक्ट निकलता है, ये दोनों ज्वाइन हो करके फिर बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों ज्वाइन होकर के क्या बनाएंगे? एक कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल जूस लेकर के आएगी। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। इट कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन फ्रॉम ब्रोकन डाउन आरबीसीज। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि आरबीसीज जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जब उनकी जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाती है, तब उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है, लिवर में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उनका जो हेमोग्लोबिन वाला पार्ट है, ठीक है, वो तो जो डिकम्पोज आरबीसीज है उन्हीं से ये क्या आता है? कॉमन जो बाइल जूस है वो फॉर्म होता है। तो जो डिकम्पोज आरबीसीज है, अब जिनका कोई काम नहीं है, तो उन्हीं से क्या प्रोड्यूस होता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये किससे? ब्रोकन आरबीसीज से फॉर्म होते हैं। तो ये लिवर में होती है ये चीज, इसलिए जो बाइल जूस है वो लिवर में फॉर्म होता है और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, और ट्रांसपोर्ट बाइल डक्ट के थ्रू होता है ड्यूडेनम में। इट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट विच न्यूट्रलाइजेज द स्टमक एसिड एंड मेक्स द फूड अल्कलाइन टू एनेबल पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स टू एक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टमक से जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो स्टमक में तो एसिडिक एनवायरनमेंट था, तो वो फूड भी क्या है? अब एसिडिक नेचर का हो गया है, तो वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, एसिडिक काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। पर बात ये है कि जो इंटेस्टिनल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता है। तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट को किल करने के लिए बाइल जूस यूज होता है। बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा जो इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, एंड फिर जो पैनक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टिनल जूस है वो वर्क कर पाएंगे, डाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो बाइल जूस कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक एसिड को जो अभी भी फूड में प्रेजेंट है। ठीक है, फूड को अल्कलाइन बना देता है ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस है और जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स है वो फूड पे एक्ट कर सके। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस से जो फैट्स है उनको और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस ये भी करते हैं, इनका ये भी फंक्शन है। बाइल सॉल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट्स एंड ब्रेक देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। तो ये फैट्स को क्या है? और ज्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देते हैं, सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब बारी आएगी पैनक्रियाटिक जूस की। बाइल जूस ने इसका काम आसान कर दिया है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर दिया है, ठीक है, और फैट्स को भी क्या है? इमल्सिफाई कर दिया है। ये काम किसने किया है? बाइल जूस ने। अब पैनक्रियाटिक जूस एक्शन में आएगा।
प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियास, सिक्रीटेड इनटू द ड्यूडेनम। तो कहाँ रिलीज किया जाता है? ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है वाया द पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास के पास अपनी डक्ट होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, जो ड्यूडेनम में इस जूस को पहुंचाती है, पैनक्रियाटिक जूस को। अब इसमें होता क्या क्या है? वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले क्या है? एमिलॉप्सिन, ठीक है, अमाइलॉप्सिन या एमिलॉप्सिन जो भी बोलना है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी इसको बोलते हैं, डाइजेस्ट द लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो जो भी स्टार्च बचा है, जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसको ये डाइजेस्ट कर देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। फिर ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसको ट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं। जैसे कि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन था, वैसे ही ट्रिप्सिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में क्या होगा? ट्रिप्सिनोजेन। इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज सिक्रीटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम एक चीज रिलीज करता है, एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ड्यूडेनम क्या रिलीज करता है? एंटेरोकाइनेज रिलीज करता है, जो क्या करेगा? इस सोए हुए ट्रिप्सिनोजेन को जगा करके ट्रिप्सिन में बदल देगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजेन को? एंटेरोकाइनेज, जिसे रिलीज कौन करेगा? ड्यूडेनम खुद रिलीज करेगा। इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पेप्टाइड्स है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। कौन करता है ये काम? ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन को कौन बनाता है? ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन कौन बनाता है? एंटेरोकाइनेज, जो ड्यूडेनम खुद रिलीज करेगा। अब लास्ट क्या है? स्टिएप्सिन, जिसको पैनक्रियाटिक लाइपेज भी बोलते हैं। जहां लाइपेज है वहां पे फैट्स मत भूलना, ठीक है। लाइपेज जहां पे भी है वहां फैट्स मत भूलना। स्प्लिट्स द इमल्सिफाइड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स को उसके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कौन करता है ये? स्टिएप्सिन या पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। तो अभी तक हमने पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम्स थे? अमाइलॉप्सिन, ये क्या करते हैं? बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। स्टिएप्सिन क्या करता है? फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा? इसमें भी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये कौन सिक्रीट करता है? ड्यूडेनम और इलियम दोनों मिला करके सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस। इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। ये एंजाइम्स जो हैं ये आखिरी टच प्रोवाइड करते हैं डाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एरेप्सिन, ये क्या करता है? रिमेनिंग पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो बचे कुचे जो पेप्टाइड्स है उसका और सिंपलर फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स विल बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। फिर आता है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बनाता है, क्योंकि माल्टोज भी क्या है? डाइसैचराइड है और हमें चाहिए मोनोसैचराइड, ठीक है। तो मोनोसैचराइड क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। नेक्स्ट लैक्टेज क्या है? इट डाइजेस्ट लैक्टोज, जो मिल्क शुगर होती है उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी ये सुक्रोज है, ये लैक्टोज है, माल्टोज है, इनका एंड डेस्टिनेशन क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो इनमें से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये शुगर के फॉर्म है। तो सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल ग्लूकोज तो फॉर्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब लाइपेज जहां पे भी है वहां पे फैट्स, ठीक है। तो रिमेनिंग फैट्स जो बच गए हैं, ठीक है, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? जो भी बच गए हैं उन्हीं को तो लपेटना है इंटेस्टिनल जूस को, है ना। जो भी बचे हुए चीजें हैं जो अभी भी डाइजेस्ट हो सकती हैं, तो इंटेस्टिनल जूस उसी को लपेटता है। तो लाइपेज क्या करेगा? रिमेनिंग फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मेजर रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन में, वो अभी हमने देख ही लिया। इतने सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अब सब कुछ डाइजेस्ट तो हो गया है, अब अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एसिमिलेशन कैसे होगा? एसिमिलेशन क्या है? ये मतलब जो भी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उसको बॉडी तक पहुंचाना, यूटिलाइज करवाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो अब्जॉर्प्शन क्या है? इट ऑकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द विली। ये हमने पढ़ा था कि विली क्या करता है? फूड के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। अब ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का क्या हश्र होता है देखते हैं। अमीनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स are absorbed into the blood capillaries, transported to the liver via the hepatic portal vein। तो इनको ले जाया जाता है, अमीनो एसिड्स को और सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कहाँ ले जाया जाता है, लिवर में ले जाया जाता है। तो अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज को कहाँ लेके जाया जाता है, लिवर में लेके जाया जाता है। कौन लेके जाता है, हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो कौन लेके जाएगा, हेपाटिक पोर्टल वेन लेके जाएगा। फिर फैट्स का क्या होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल लिम्फ वेसल्स यानी कि लैक्टियल्स जो विली में प्रेजेंट थे, ब्लड कैपिलरीज के साथ लैक्टियल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये लैक्टियल्स जो होते हैं ये फैट्स और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को कहाँ लेके जाते हैं, लिम्फ वेसल में, जो अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली कहाँ जाके जुड़ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के साथ जाके जुड़ जाएंगे, तो इन्हें वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और सिंपल शुगर्स बन जाते हैं, तो फिर इनको लिवर में पहुंचाया जाता है हेपाटिक पोर्टल वेन से, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिए जाते हैं वाया द हेपाटिक पोर्टल, नहीं वो तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं बस। अब क्या है, एसिमिलेशन, द कन्वर्जन ऑफ अब्सॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड इनटू एक्चुअल बॉडी मटेरियल दैट इज एनर्जी या स्टोरेज, ठीक है, या सेल के प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ये है क्या, अगर सिंपल शब्द में बोला जाए तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिले हैं उसको यूज करना है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पॉइंट नंबर 1। जितना यूज करना है कर लो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जितना एक्सेस है उसे स्टोर भी तो करना है ताकि क्राइसिस के टाइम पे बॉडी उसको यूज कर सके। तो ये दोनों स्टेप्स टोटल मिला करके क्या बनाता है, एसिमिलेशन बनाता है कि भाई जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं फूड से उनका करना क्या है, ठीक है। तो यूज करना है जितना उन्हें यूज कर लो और जितना स्टोर करना है उसे स्टोर कर दो। तो ये दोनों मिला करके किस में आते हैं, एसिमिलेशन में आते हैं, यानी कि यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आफ्टर अब्जॉर्प्शन इन द गट न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू प्राइमरी सिस्टम्स, एक है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि जो भी अमीनो एसिड्स होंगे और ग्लूकोज होगा वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम यानी हेपाटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाएगा, ठीक है। और जो भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होगा वो लैक्टियल्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग सिस्टम है। इट कैरी सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स डायरेक्टली टू द लिवर, एंड लिम्फेटिक सिस्टम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को कहां पे भेज देता है, लिम्फ वेसल्स में, फिर अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में। अब फेट ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी टिश्यूज इसको यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में होता क्या है, बार बार मैंने ये बताया है, रेस्पिरेशन में हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें हर एक सेल को ग्लूकोज दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, और फिर सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। एक्सेस ग्लूकोज को लिवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, बॉडी यूज कर सकती है। तो एक्सेस ग्लूकोज को लिवर किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और व्हेन ब्लड शुगर इज लो द लिवर रिकन्वर्ट्स ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज। तो ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो भी एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब बॉडी में कभी भी ग्लूकोज की कमी होगी तो ये जो ग्लाइकोजन है ये दोबारा किसमें भेज दिया जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉडी उस ग्लूकोज को यूज कर लेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स का क्या यूज होता है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी में फॉर आर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो हेल्दी हेयर है, हेल्दी स्किन है, हेल्दी ऑर्गन्स है, तो सबको बनाता कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन आते हैं, तो प्रोटीन के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, इन्हें बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है पर अमीनो एसिड्स को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। डीएमिनेशन क्या होता है, एक्सेस अमीनो एसिड्स को क्या कर दिया जाता है, ब्रोक डाउन, दे आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर।
The nitrogen containing group is removed and converted into urea while the remaining part is converted into glucose। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। जो एक्सेस अमीनो एसिड्स है, मैं अमीनो लिख रही हूँ खाली, जो एक्सेस अमीनो एसिड्स है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कहाँ पे? लिवर में। लिवर में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है दो चीजों में, एक तो नाइट्रोजन वाला पार्ट और एक क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तो हम लोग यूज भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, पर जो नाइट्रोजन वाला पार्ट होता है वो यूरिया में बदल दिया जाता है और बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर इसको बॉडी में रख लेंगे तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स जो है वो लिवर में इनके साथ क्या होता है, जो भी एक्सेस अमीनो एसिड्स है जिनका कोई काम नहीं है, तो उसको ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी यूज भी कर सकती है, स्टोर भी कर सकती है, पर जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो यूरिया में कन्वर्ट करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देना है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो दे आर अब्सॉर्ब बाय लैक्टियल्स। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में डाल दिए जाते हैं वो। नाउ synthesizes certain compounds in body cells, तो फैट्स कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं हमारे बॉडी में, और जो एक्सेस फैट होता है जिसको स्टोर कर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के अंदर जो चर्बी होती है। बहुत लोग बोलते हैं ना, मोटे लोगों को कभी कभार मतलब चिढ़ाते हैं, जो थोड़े हेल्दी लोग होते हैं, कि अरे इतनी चर्बी है। ठीक है, तो वो चर्बी जो है वो क्या है? फैट है, जो स्किन के अंदर क्या है? स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, नो बॉडी शेमिंग, कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, बट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और अराउंड विसरल इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड भी ये क्या है? जम सकता है, स्टोर किया जा सकता है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली अब इतना सारा रोल तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही पूरा कर लेता है, तो बेचारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ठीक है, ये आराम से बैठता है? नहीं, ये भी कुछ करता है भाई। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, केकम, ठीक है, फिर कोलन एंड रेक्टम। तो केकम क्या करता है? अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो जहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होता है ये स्मॉल सा रीजन। इट फीचर्स द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका अब कोई काम नहीं है। पहले जब मतलब जो हमारे पूर्वज होंगे, ठीक है, मतलब जो बहुत पहले स्टोन एज के टाइम पे, तब भले ही इसका अपेंडिक्स का कोई काम होगा, पर अब एवोल्यूशन के साथ साथ क्या है, इस ऑर्गन का कोई खास रोल नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हो, जो एकदम टॉप पे जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें सब कुछ है। यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था तो सही, ये ठीक है, ये केकम है, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मिल रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये केकम है, एंड यहाँ पे अपेंडिक्स आप देख सकते हो जिसका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, बस पड़ा हुआ है और कोई काम नहीं है इसका। कहाँ चला गया? तो कोलन मच ब्रॉडर दैन द इलियम, मतलब बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है। इट ट्रेवल्स अप असेंडिंग, ठीक है, अक्रॉस ट्रांसवर्स एंड डाउन डिसेंडिंग द एब्डोमेन, तो ये पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोलन का। एंड फिर फाइनल जो पार्ट है वो क्या है? रेक्टम है, दैट ओपन्स एट द एनस विच हैज स्पिंटर मसल्स टू कीप इट क्लोज्ड एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बाउल्स, तो जो सॉलिड वेस्ट पास करना होता है तभी ये स्पिंटर मसल खुलता है। स्पिंटर मसल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? रेक्टम वाले पार्ट में होता है। एनस जो ओपनिंग होती है ना, रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं एनस। एनस पे ये स्पिंटर मसल लगा रहता है ताकि जब बाउल पास करना हो तभी वो स्पिंटर मसल खुले, एनी टाइम खुला ना रहे। अब फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट सिक्रीट्स नो एंजाइम, जितना भी एक्सेस वाटर है, ठीक है, और जितना भी मिनरल सॉल्ट्स वगैरह है उसको वापस से अब्सॉर्ब तो करना है ना, वो भी तो यूजफुल है बॉडी के लिए। तो जो काइम है ना वो फ्लूइड स्ट्रक्चर में हल्का सा होता है, तो उसमें से जितना भी वाटर बॉडी वापस से ले सकती है बॉडी ले लेती है, और जो बचता है वो एकदम सॉलिड होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है तब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता है वाटर को, ठीक है, जिसके वजह से लूज मोशंस होते हैं। जो वेस्ट है वो वाटर के साथ ही, मिनरल्स के साथ ही क्या है? बाहर चला जाता है। तो बॉडी में वाटर एंड मिनरल की क्या है? कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वो लूज मोशंस के केस में होता है।
ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एक्सेस जो वाटर है वेस्ट में उसको रीअब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करना, क्योंकि वो यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए, उसको वेस्ट के साथ हम लोग वेस्ट के फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकते, एक्सक्रीट नहीं कर सकते। अब डेफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने बॉडी से सॉलिड वेस्ट को पास करते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट थ्रू द एनस। कॉम्पोजिशन ऑफ फेसेस, तो सॉलिड वेस्ट में होता क्या है, 75% वाटर होता है, 25% सॉलिड मैटर होता है। डेड बैक्टीरिया हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, रफेज। रफेज क्या है, जो भी फाइबर हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे डाइट में, ठीक है, उसको बोलते हैं रफेज। वो प्रॉपर बावल मूवमेंट मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है, मतलब वेस्ट को इजीली पास करवाने में मदद करता है। फिर अनडाइजेस्टेड फाइबर, उसी को रफेज कहते हैं। अब ये एक टेबल है, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसका क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, सब कुछ इसी में है, जो भी ऊपर हमने इतना इन डिटेल में पढ़ा था। अब लिवर भी एक ऑर्गन है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, weighing approximately 1500 gram. It is reddish brown and located in the upper right side of the abdomen, just below the diaphragm. Just diaphragm के नीचे होता है। Functions क्या है, regulates blood glucose, मतलब कि blood sugar level को क्या है, maintain करता है, ठीक है, मतलब कि blood में कितना ग्लूकोज रहना चाहिए वो ये देखता है। जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाता है तब क्या करता है, उस स्टोर्ड ग्लूकोज को, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये सब लिवर ही देखता है। इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। व्हेन नीडेड इट रीकन्वर्ट्स ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज। अब डीएमिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन एंड ग्लूकोज में हमने ब्रेक डाउन करवा दिया, तो ये डीएमिनेशन है, वो कौन करता है, लिवर, ठीक है। एक्सेस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर, नाइट्रोजन पार्ट इज एक्सक्रीटेड, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड, व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड फॉर एनर्जी। रिमेनिंग पार्ट क्या है, ग्लूकोज, विच इज यूज्ड फॉर एनर्जी। एम्ब्रायोज के केस में क्या है, बोन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, तो आरबीसीज कौन प्रोड्यूस करेगा, बोन्स के अंदर, बोन मैरो में ही आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। तो एम्ब्रायोज के केस में बोन्स अभी तक डेवलप नहीं है, तो आरबीसीज लिवर प्रोड्यूस करता है। लिवर प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। अब प्रोड्यूसेस फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन के ब्लड क्लॉट्स फॉर्म नहीं होंगे। अगर कहीं कट फट गया तो खून बहता ही जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है तो खून अंदर ही अंदर बहता ही जाएगा, हैमरेज से इंसान की जान भी जा सकती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टोर्स आयरन, कॉपर एंड वाइटामिन। डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, एक्सक्रीट्स टॉक्सिक मेटेलिक पॉइजन्स, ये सब ब्लड से बाहर कौन निकालेगा, लिवर। तभी जो लोग एक्सेस ड्रिंक करते हैं तो उनका लिवर ही सबसे पहले खराब होता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जॉब क्या है, लिवर का है। इट डिस्ट्रॉयज द ओल्ड आरबीसीज एंड प्रोड्यूसेस हीट थ्रू सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, हेल्पिंग रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जब होता है, यानी कि सेल्स में जब रेस्पिरेशन वगैरह ये सब होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो ये लिवर का काम है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन के ऊपर कुछ टेस्ट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, यानी कि सलाइवा जो है उसमें सैलिवरी अमाइलेज है, तो वो स्टार्च पे कैसे उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है, सलाइवा स्टार्च के साथ कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। मिक्स स्टार्च सस्पेंशन विद सलाइवा एंड कीप इट वार्म अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। रिजल्ट, स्टार्च इज ब्रोकन इनटू शुगर। तो सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। माउथ में भी तो यही होता है ना, माउथ में भी जब हम लोग बहुत देर तक च्यू कर रहे हैं तो उसका जितना भी स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्वीट टेस्ट आता है। अब टेस्ट क्या है, द मिक्सचर विल नो लॉन्गर गिव अ पॉजिटिव ब्लू ब्लैक रिजल्ट विद आयोडीन, यानी कि स्टार्च का प्रेजेंस इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, अगर किसी भी चीज में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पर इसके केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो स्टार्च नहीं है, अब वो स्टार्च क्या बन गया है, शुगर बन गया है, तो स्टार्च टेस्ट में फेल हो जाएगा, शुगर टेस्ट में पास हो जाएगा। अब एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन प्रोटीन, तो पेप्सिन प्रोटीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग 4 टेस्ट ट्यूब शोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेप्सिन अलोन नो डाइजेशन, तो जिस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ पेप्सिन था
ठीक है, तो उसमें डाइजेशन नहीं हुआ। जिसमें सिर्फ HCl था उसमें भी डाइजेशन नहीं हुआ। जिसमें पेप्सिन और HCl था उसमें डाइजेशन हो गया, और जिसमें बॉइल्ड पेप्सिन था उसमें और प्लस HCl था उसमें भी डाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि हीट क्या करती है, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पे हीट ने क्या किया, पेप्सिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने पेप्सिन को बॉइल किया था, तो हीट के वजह से पेप्सिन जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पे थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, पेप्सिन और HCl दोनों है, तो HCl क्या करेगा, वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से पेप्सिन डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। ठीक है, तो ये किस में हुआ, थर्ड टेस्ट ट्यूब में हुआ। तो अब लास्ट टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल वर्क यानी कि फूड टेस्ट, की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, उसका जो प्रेजेंस है हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे चेक किया जाता है कि है या नहीं, फेलिंग सोल्यूशन प्लस हीट, उस सब्सटेंस को फेलिंग सोल्यूशन में डाल दिया जाता है और फिर हीट किया जाता है। तो ब्लू ग्रीन जो कलर है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। द ब्लू ग्रीन टर्न्स टू डीप ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो नीचे क्या है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसका कलर क्या होगा, ब्रिक रेड। ठीक है, तो वो मतलब बता देगा कि हाँ इस चीज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये टेस्ट बता देगा। अगर ऐसा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उससे क्या पता लगेगा कि हाँ उस फूड में ग्लूकोज है। ठीक है, फिर स्टार्च, तो आयोडीन सोल्यूशन, ये तो हमने बहुत प्लांट बेस्ड चैप्टर्स में पढ़ा ही है कि आयोडीन सोल्यूशन से पता लगता है कि उस सब्सटेंस में स्टार्च है या नहीं। अगर स्टार्च होगा, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उस सब्सटेंस पे, स्टार्च हुआ तो वो सब्सटेंस क्या है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो मतलब उसमें स्टार्च है। फिर प्रोटीन क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस हीट देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी क्या करना है, वो जो भी सब्सटेंस है उसमें नाइट्रिक एसिड डालना है एंड साथ ही में उसको क्या करना है, हीट करना है। फिर उसके बाद डालना है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले व्हाइट जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि उस सब्सटेंस में क्या है, प्रोटीन है। फिर फैट्स एंड ऑयल्स, तो रबिंग ऑन प्लेन पेपर, जो भी कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आप चेक करना चाहते हो कि उसमें फैट या ऑयल है या नहीं, तो उसको किसमें, प्लेन पेपर पे रब करो। तो प्लेन पेपर क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट। तीन तरह के सब्सटेंसेस होते हैं ना मेनली, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार प्रॉपर्ली दिखता है, फिर दूसरा क्या होता है ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार स्लाइटली दिखता है, उतना क्लियरली नहीं दिखता, और फिर थर्ड होता है ओपेक जिसके आर पार नहीं दिखता है, वो लाइट को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें फैट या ऑयल है, अगर उसको प्लेन पेपर में रब करेंगे तो वो पेपर को क्या कर देगा, ओपेक से ट्रांसलूसेंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर। तो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को वाटर क्या बना देता है, पिंक बना देता है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जब सूखा होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, पर अगर उसमें वाटर चला जाए, ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस में वो पिंक हो जाता है। तो ये एक बेसिक टेस्ट है वाटर का। फिर है मिनरल्स, तो बर्निंग फूड इन अ क्रूसिबल, हम लोग फूड को एक कंटेनर में, क्रूसिबल में क्या है, बर्न करते हैं। लीव्स बिहाइंड एश दैट डज नॉट बर्न, तो अगर बर्निंग के बाद एक एशी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जो फर्दर उसमें आग नहीं लग रही है, वो फर्दर और बर्न ही नहीं हो रहा है, तब मतलब उस चीज में क्या है, मिनरल है, मिनरल था। ठीक है, तो अगर मिनरल के प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो हम लोग उस फूड में आग लगा देते हैं, उसको जलने देते हैं, और जलने के बाद अगर कोई ऐसा एशी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें और आग नहीं लग रही है, तो मतलब क्या है कि उस फूड में क्या था, मिनरल था। तो मिनरल के प्रेजेंस को हम लोग ऐसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ फूड टेस्ट जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में काम आते हैं। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।